हेलो बच्चों, क्या हाल भाई। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि चाहे आपका कैलिबर क्या है, जो भी आपका कैलिबर है, हम आपको आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग आपके पोटेंशियल को अप करने में ऑलवेज मदद करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ओलंपियाड की बात करें, अगर आप ओलंपियाड में इंटरेस्टेड हैं तो देखो, जिस भी ओलंपियाड में आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो एनएसईपी हो, आईओक्यूएम हो, एनईसीजेएस हो, एनईसीसी हो या एनएसईबी हो, इन सारे ओलंपियाड्स के पीवाईक्यूज, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट आपको बच्चों इस लिंक पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और ये सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि एनएसीपी में जो दो सेक्शंस होते हैं, तो आप प्लीज बच्चों सबसे पहले सेक्शन की मार्किंग को जरूर पढ़ें। जैसे कि यहां पर जो हम करने वाले हैं वो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो चलते हैं भाई, देखो आगे जल्दी से फास्ट। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, ढंग से देखने की कोशिश करना भाई। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ photoelectric experiment with light of wavelength lambda the fastest electron has speed v। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मान लीजिए आपकी मेटल सेल हो गई, इसमें जो लाइट आ रही है इसका जो वेवलेंथ है बच्चों, ये कितनी है बोलो भाई, लैम्डा। और यहां से जो इस पर इलेक्ट्रॉन, यहां से बच्चों इस पर नीचे से क्या निकल रहे होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो कितनी है भाई, v। तो आप रिलेशन लिख सकते हैं यहां से, एच सी वाई लेमडा एनर्जी हो गई, ये दो हिस्सों में चली जाएगी, किस किस में बोलो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से बच्चों एक रिलेशन तो ये आ गया, तो हम यहां से लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी वाई लेमडा माइनस 5। अब आपने वेवलेंथ को कितने टाइम्स बढ़ा दिया, थी लेमडा बाई 4 टाइम्स, थोड़ी वेवलेंथ को घटा दिया, तो नेट फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही पता करना है कि नहीं करना है। तो अब ये हो जाएगा एच सी वाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लेमडा वाई 4, तो 4 कहां पे चला गया, ऊपर, इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, देखो भाई जल्दी से फास्ट हुए, हाफ एम, नई वेलोसिटी को मैं वी नॉट बोल देता हूं, और 5 तो बच्चों सेम टू सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। आगे बात समझ में। तो आपको बस बच्चों ये पता करना है कि एक्चुअली में जो वी नॉट की वैल्यू है वो वी से कितने टाइम्स बड़ी होगी, ये फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां से अगर आप देखोगे बच्चों कि यहां पे देखो क्या निकल के आ रहा है, 4 एच सी वाई 3 लेमडा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि इस पूरे को बच्चों अपन 4 एच सी वाई, सॉरी 4, जैसे कि आप ऐसे देखने की कोशिश करो बच्चों, देखो बेटा इसमें देखो हम ऐसे देखने की कोशिश कर सकते हैं एकदम, देखो ढंग से देखो, यहां पर आ रहा है 4 एच सी वाई 3 लेमडा, यहां पर आ रहा है एच सी वाई लेमडा, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 बाई 3 से। आगे बात समझ में। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 4 बाई 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 4 एच सी बाई 3 लेमडा माइनस 4 5 बाई 3। ये आ गया कि नहीं आ गया भाई। अगर आप इसको बच्चों ढंग से देखने की कोशिश करेंगे तो यहां से मैं 4 एच सी वाई लेमडा, ये जो 4 एच सी वाई लेमडा जो निकल के आया है, इसकी वैल्यू को उठा करके इधर पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 4 बाई 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 4 5 बाई 3 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई जल्दी से फास्ट, इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस 5 बच्चों। तो ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको आप इधर ले जा सकते हैं, जब हम उसको इधर ले जाएंगे तो रिलेशन बन जाएगा 4 बाई 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों अगर आप वी नॉट का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इसको 2 बाई एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 बाई 3 वी स्क्वायर प्लस 2 5 बाई 3 एम। तो इसका मतलब वी नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट ओवर ऑफ 4 बाई 3 वी स्क्वायर प्लस 2 5 बाई 3। और ये वैल्यू पक्की बात है बच्चों, रूट 4 बाई 3 वी से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि 4 बाई 3 वी स्क्वायर तो यहीं पे आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू जीरो भी हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो भी हो जाए, तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट 4 बाई 3 इंटू वी। तो पक्की बात है बच्चों इसकी वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होगी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भाई, क्लियरली समझ में आ गया। तो ग्रेटर देन वी रूट 4 बाई 3, तो करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं बच्चों, यस करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द रेडिएशन प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द एक्सपोज्ड
रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई अज्यूमिंग द सरफेस ऑफ बॉडी टू बी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। तो बच्चों यहां पर जो फोर्स लगेगा, जो रेडिएशन फोर्स लगेगा एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी देखो एब्जॉर्बिंग के केस में हो जाएगा, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के केस में आई ए बाई सी। कितना हो गया जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, आई ए बाई सी। तो ये निकल के आ गया कितना, आई ए बाई सी। और अगर ये आई ए बाई सी आ गया तो ये एफ की वैल्यू यहां से निकल के आ गई कितनी, देखो भाई आई बाई सी तो एज इट इज आ गया कि नहीं आ गया। और ए बच्चों एरिया कौन सा होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो कौन का ये वाला जब आप एरिया देखेंगे तो इसको जब काट के देखेंगे तो बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देगा कि नहीं देगा। देखो भाई ये कितना होगा 2r और ये डिस्टेंस कितनी दिखाई देगी आपको इसकी h। तो इसका एरिया बन जाएगा कितना, हाफ इंटू 2r इंटू एच। 2 से 2 कट गया, f का वैल्यू आ गया सिंपल सा आई आर एच बाई सी। क्या मैं चेक कर सकता हूं आई आर एच बाई सी? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बच्चों डी आएगा। चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। देखो हीलियम के पास में यहां पर 2 प्रोटॉन होते हैं और इसके पास बच्चों, इसका मतलब न्यूट्रल होने के लिए इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कहा भैया 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा है। तो ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, 24.6। आगे बात समझ में। अब बच्चों देखो क्या होगा, यहां पर 2 प्रोटॉन आ गए कि नहीं आ गए, बोलो जल्दी से फास्ट। अब ये एक देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई जल्दी से फास्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है तो ये इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू कहां पे होगा, 1 में। इसकी एनर्जी देखेंगे तो कितनी होगी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो एन इक्वल टू 1 में होगा, तो एन की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जल्दी से फास्ट। मतलब जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा -54.4। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, -54.4। इसको निकालने के लिए कितनी चाहिए, 24.6। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए देखो भाई 54.4 प्लस ऐड कर देंगे इसमें 24.6। तो 6 4 10 0 4 4 8 1 9 5 2 7। तो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका भी करेक्ट आंसर, इसका मतलब बच्चों डी ही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स-रे फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी म्यू कोलाइड्स विद द इनिशियली स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन व्हाट फ्री टू मूव। ये कह रहा है कि हमारे पास में एक एक्स-रे फोटोन आ रहा है। तो एक्स-रे फोटोन आ रहा है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी कितनी है म्यू। तो जो एनर्जी होती है वो सब जानते हैं, या तो एच म्यू लिखते हैं इसको या फिर एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं। और ये बच्चों इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टकराता है। अगली बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसके बाद क्या होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करके मूव करने चला जाए। और ये जो फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू डैश हो गई और वेवलेंथ लैम्डा डैश हो गई। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पे इसकी एनर्जी बच्चों E1 थी और इसकी एनर्जी तो है नहीं इसके पास में, तो रेस्ट पे है, और कुछ एनर्जी इसकी इसने ऑब्जर्व कर ली। तो मान लीजिए यहां पे इसकी एनर्जी कितनी आ गई H2। तो 100% तय है एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कि बच्चों जो E2 का वैल्यू होगा वो E1 से थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कौन खा जाएगा, बोलो जल्दी से फास्ट, कौन खा जाएगा, इसकी जो एनर्जी है वो कौन खा जाएगा, इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एनर्जी ऑफ E1 होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों, बोलो E2 से। और E1 का वैल्यू क्या है, एच म्यू, इस ग्रेटर देन होगा एच म्यू डैश। इसका मतलब म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन होगा म्यू डैश से। चेक करो ऐसा कौन सा आंसर है कि म्यू का वैल्यू बड़ा होगा। तो म्यू का वैल्यू बड़ा होगा तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। तो एक ही बचेगा कि म्यू का वैल्यू बड़ा होगा। और बच्चों एनर्जी उसकी कम हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा। तो दोनों चीजें बच्चों प्रूफ हो रही हैं। तो अब तक सारे ऑप्शन में आंसर डी ही आ रहा है। इसका भी आंसर देखो कितना आ रहा है बच्चों, बोलो डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, द एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड at 66 किलोवोल्ट देन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय द एक्सरे। तो बच्चों आपको पता है कि एक्सरे ट्यूब ये बच्चों 66 किलोवोल्ट है। अब ये जो एनर्जी होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 66 इंटू 10⁻³ की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई जल्दी से फास्ट। अब बच्चों आपको सबको अच्छे से पता है कि इस वाली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम में वो मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो यहां से बच्चों मैं लैम्डा मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, एच सी बाई
एनर्जी, जो भी इसकी एनर्जी होगी। अच्छा बच्चों, तो अगर आप ढंग से देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है 12400, ई का वैल्यू आ गया 66 इंटू 10⁻3। ये जो भी आएगा बच्चों वो किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आ जाएगा। अगली बात समझ में, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये निकल के आ जाएगा 3 का मतलब 12.4 डिवाइडेड बाई 66। तो ये वैल्यू बच्चों ये जो निकल के आएगी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 6.2 डिवाइडेड बाई 33, 2 से कट कर लिया तो 6.2 डिवाइडेड बाई 33 की वैल्यू देखो, इतना तो पता चलीदा होगा ना बच्चों। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे इतना तो पता, जैसे इसको मैंने 10 लिख लिया, इसको उड़ा दिया तो ये आ गया 62, 33 इंटू 1/10 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप ऐसे देखने की कोशिश करो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू जो आएगी बच्चों वो तो हाफ के आसपास आएगी, 0.5 के आसपास। इसके पास आएगी 0.5 के आसपास, और ये आ रहा है 10, तो 10/0.5, तो 10/0.5। तो बच्चों देखो, आपको ऐसे देखने की कोशिश करना है कि ये जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रम में आएगा। लगभग किस में आएगा बोलो भाई, एंगस्ट्रम में। और आप ऐसे देखो कि एंगस्ट्रम अब ये क्या कह रहा है कि वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर, 0.02 नैनोमीटर। हमें किस में निकालना है आंसर बोलो भाई, नैनोमीटर में। किस में निकालना है, नैनोमीटर में। तो देखते हैं बच्चों, देखो भाई, तो ये जो आंसर आएगा बच्चों ये एंगस्ट्रम में आएगा। इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। तो ये 62.33, ये आ जाएगा कितना 1.87 के आसपास डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 0.187 एंगस्ट्रम। अब ये एंगस्ट्रम में आया है भाई, लेकिन ये जो आंसर लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है बोलो भाई, नैनोमीटर में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है नैनोमीटर में। तो बच्चों अब आप ऐसे देखो कि ये जो लैम्डा आया वो मिनिमम है, तो लैम्डा मिनिमम अगर आप नैनोमीटर में लिखेंगे तो नैनोमीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 10⁻⁻⁹ की पावर -9 और 10⁻⁻⁴ की पावर -10। तो नैनोमीटर में लिखने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इसका लैम्डा लिखिए तो लैम्डा इसका कितना लिख सकते हैं, देखो भाई 0.187 इंटू 10⁻⁻⁷ की पावर -10 मीटर। ठीक, अब इसको मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ऊपर आ जाएगा कितना, देखो इसको ऐसे लिख दो, 0.0187 इंटू 10⁻⁻⁷ की पावर -9 मीटर। तो ये आ गया 0.01817 नैनोमीटर। तो ये बच्चों मिनिमम लैम्डा है, मतलब इससे अगर छोटा कोई लैम्डा होगा बच्चों वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इससे बड़े सारे लैम्डा एक्सेप्टेबल है। अगली बात समझ में बच्चों। तो बच्चों अब आप देखो, इसको देख सकते हो कि कौन सा वेवलेंथ प्रेजेंट होगा और कौन सा वेवलेंथ प्रेजेंट इसमें नहीं होगा बच्चों। तो देखो बच्चों 0.01 है, तो 0.01 से तो ये बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, 0.01 वाला तो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा कौन सा होगा 0.02, तो 0.02 विल बी प्रेजेंट, और बच्चों 0.01 विल बी एब्सेंट। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो भाई क्या कह रहा है, अ वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स-रे ऑफ टू मेटल ए एंड बी आर दिस। तो देखो के अल्फा का एक्स-रे, तो एक्स-रे के अल्फा में क्या होता है, जैसे कि n=1 आ गया, ये n=2 आ गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन जाएगा उसको मैं के अल्फा बोलता हूं। तो इसका एनर्जी हो जाएगा कितना, अगर आप इवन लिखेंगे तो -RCH Z² डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 1 आ गई। इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -RCH Z² बाई 4। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी ऑफ के अल्फा आ गया कि नहीं आ गया, और डिफरेंस आ जाएगा इसका कितना 3/4 RCH Z² बच्चों। और इसकी वेवलेंथ अगर आप निकालेंगे तो ये आ गया hc लैम्डा के बराबर, hc से hc कट गया, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 4/3 Z² R। ये बच्चों आंसर आ गया। तो पहले वाले मेटल का जो लैम्डा है वो है 4 डिवाइडेड बाई 1501875 R। तो R से तो R कट गया, तो यहां से बच्चों अगर आप देखेंगे 4 से 4 कट गया, Z² की अगर आपने वैल्यू निकाली बच्चों तो ये आ जाएगा 1875 डिवाइडेड बाई 3। अगली बात समझ में, इसको बच्चों कट कर लो, तो Z² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36 18 3 दूनी 6 और 15 5 थी 15। तो Z की वैल्यू बच्चों यहां से क्लियरली आ गई कितनी 25। Z की वैल्यू कितनी आ गई 25। Z की वैल्यू बच्चों यहां से आ चुकी है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई।
आगे बात समझ में? अच्छा बच्चों एक चीज का इसमें और देखना है, चूंकि वेवलेंथ है तो हमको वेवलेंथ है, इसमें एक चीज का फंडा और था जो कि आप भूल सकते हैं, तो हमको बच्चों इसमें मॉइजले इक्वेशन भी यूज करना पड़ेगा, और मॉइजले इक्वेशन के हिसाब से ये एक्चुअली में जो उसका जेड इफेक्टिव है वो जेड अल्फा वाली रेंज में जेड इफेक्टिव जेड -1 के बराबर होता है। तो जहां जहां बच्चों जहां जहां आपका एक मिनट क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, तो जहां जहां बच्चों आपका जेड आएगा एक्चुअली वहां मॉइजले के हिसाब से जेड -b का होल स्क्वायर आएगा। तो जेड -b का जो होल स्क्वायर होता है, और यहां पे बच्चों b की वैल्यू जो होगी वो बन जाएगी कितनी 1, तो ये आ जाएगा कितना जेड -1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा जेड -1 का होल स्क्वायर। इसका थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, बस इसको मत भूल जाना आप कहीं। तो ये आ जाएगा जेड -1 का होल स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा कितना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3r हो गया जेड -1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों जेड -1 का होल स्क्वायर आ गया, तो ये बच्चों जेड -1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये जो वैल्यू आ गई बच्चों वो जेड -1 की आएगी, तो यहां से बच्चों जेड की वैल्यू एक आ चुकी है 26। कितनी आ गई 26। मतलब आप क्या कह सकते हैं, मतलब बच्चों आप ये कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 26। अब बच्चों में इस वाली वैल्यू में जो कि यहां से निकल के आया है ये वाली लैम्डा, अब बच्चों मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। तो कैसे पुट करेंगे, देखो भाई थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास में आ चुकी है बेटा वो आ चुकी है 4/3 जेड -1 का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वस टू लैम्डा। अब बच्चों लैम्डा का वैल्यू कितना है 1/675 इंटू आर, तो आर से तो आर कट गया सीधा सीधा। तो यहां से बच्चों आप जेड -1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, इसको मैं इधर ले गया तो 4 × 675 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से कट कर लेंगे तो 4 × तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 5 3 15। तो यहां से बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 × 2 2 5, जेड -1 का होल स्क्वायर ये आ गया। तो यहां से आप देखेंगे तो जेड -1 का वैल्यू आ जाएगा 4 का कितना रूट होगा 2, 2 2 5 का कितना होगा 15, तो ये वैल्यू आ गई 30। तो जेड -1 की वैल्यू आ गई 31, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जेड की वैल्यू आ गई 31, इसके करस्पॉन्डिंग जो जेड आएगा वो कितना आएगा 31 आएगा। अब ये क्या कह रहा है, द एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सा लाई करेगा, देखो भाई एक का 26 है एक का 31 है, तो 27 वाला ही करेगा, 28 वाला ही करेगा, 29 वाला ही करेगा और 30 वाला ही करेगा। तो कितने हो गए टोटल 4। तो इसका भी बच्चों करेक्ट आंसर हमारे पास में डी ही आया है, चेक कर लेते हैं डी बेटा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई 7 में क्या कह रहा है, इफ द लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ ऑफ प्रोड्यूस इन एक्स-रे ट्यूब एंड के अल्फा इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, ओके, एज ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज इज इंक्रीज। तो बच्चों देखो आपको पता होगा कि के अल्फा एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एक्सरे है, और करेक्टरिस्टिक वेव की ये पहचान होती है एक्सरे की कि उसका लैम्डा कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो लैम्डा होगा जो कि के अल्फा, ये तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, आगे बात समझ में। और लैम्डा मिनिमम जो होगा इसकी वैल्यू होती है HC डिवाइडेड बाई E। अब बच्चों देखो ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने फिलामेंट वोल्टेज इंक्रीज कर दिया तो एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम। अब आप ऐसे सोचो इसकी वैल्यू कम हो गई तो इसको ओवरऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो लैम्डा के माइनस लैम्डा मिनिमम की वैल्यू इंक्रीजेस, तो इसका ऑप्शन बच्चों फर्स्ट आएगा। तो फाइनली अपन डी ऑप्शन से ए ऑप्शन पर स्विच कर चुके हैं, तो इसका बच्चों आंसर आ रहा होगा ए, चेक कर लेते हैं, यस बच्चों करेक्ट आंसर इज ए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो भाई क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टंगस्टन इज 230 नैनोमीटर। तो टंगस्टन का जो जो 230 नैनोमीटर है, तो इसका बच्चों जो फाई का वैल्यू होगा वो हो जाएगा HC डिवाइडेड बाई लैम्डा, और लैम्डा आ जाएगा इसका 230 नैनोमीटर। ये इसका फाई आ गया कि नहीं आ गया भाई, आगे बात समझ में। तो बच्चों इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 230, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, इससे ये कट गया कि नहीं कट गया भाई।
आगे बात समझ में बच्चों। तो ये इसका फाई निकल के आ गया, फाई निकल के आ गया इसका 124 डिवाइडेड बाई 23, क्योंकि अब जानते हैं कि एनर्जी की वैल्यू अगर ये 1240 लेते हैं, नैनोमीटर में डाल देते हैं लैम्डा को, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अब ये क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने वेवलेंथ कितनी डाली है, 180। तो सबसे पहले हम उसका एनर्जी फाइंड कर लेते हैं कि एनर्जी कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1240 बटे 80। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, तो बच्चों ये आ गया 124 बटे 8, इतना एनर्जी आया, इतना एनर्जी वर्क फंक्शन में चला गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी वो बच्चों क्या होगा, एनर्जी है 124 बट्टे 8, और कितना वर्क फंक्शन है 124 बट्टे 23। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। इसको मेरे भाई थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 124 कॉमन ले लो, 23 माइनस 8, तो ये बचेगा कितना 15 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 23। ये बच्चों आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसको काट पीट लेते हैं, काटेंगे कैसे, 4 से काट लो इसको, तो 4 3 12, 4 1 4, 31 बार कटेगा, सही है। 4 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये आ गया 31 गुणा 15 डिवाइडेड बाई 46। तो इसको बच्चों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटेड हम निकालेंगे। मेरे पास तो मैंने तो ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी मैं यहां पे आया। एक मिनट भाई, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, एक मिनट कहां गए, हाँ 31 इंटू 15 डिवाइड बाई, एक मिनट, 31 इंटू 15 डिवाइड बाई 46। तो बच्चों 10.10 के आसपास ये आंसर आएगा। 31 इंटू 15 10.10। एक मिनट, लेकिन 10.10 तो कोई आंसर नहीं है इसमें से। द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ। चेक करो बच्चों, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या इसमें, पूरे में चेक करो, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, देखते हैं बच्चों। तो देखो भाई, यहां पर जो मिस्टेक है वो बच्चों देखो, ये मिस्टेक है कि यहां पे 180 नैनोमीटर दिया गया है, हमने 80 लिख दिया था। तो ये बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। देखो भाई, आगे बात समझ में। तो डेटा का थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा ढंग से पुट करना बच्चों, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। देखो बच्चों, तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो भाई जल्दी से फास्ट है। तो ये आ गया कितना, देखो भाई 18, इसमें से 124 आपने बाहर निकाल दिया, तो ये बचेगा कितना 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 23। इसकी वैल्यू जब बच्चों आप निकालेंगे 24 पंजे 120, तो ये आ जाएगा 620 डिवाइडेड बाई 18 गुणा 23, तो ये वैल्यू आएगी 1.49 के आसपास। तो लगभग आंसर आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन। तो वापस से बच्चों इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ चुका है हमारे पास में, डी। चेक कर लेते हैं, बी आ रहा है इसका आंसर। तो एक मिनट भाई, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, तो ये नहीं होगा, सॉरी यही होगा। आगे बात समझ में, बी आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 9 एक्स-रे ट्यूब द इलेक्ट्रॉन आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्राइक द टारगेट एटम विद वेलोसिटी दैट इज 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी। तो देखो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया लाइट की वेलोसिटी का 10%, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से बच्चों आप उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी कितनी, हाफ mv²। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एम, एम का वैल्यू आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻14। तो ये अप्रोक्सीमेटेड आ जाएगा बच्चों 81/2। अप्रोक्सीमेटेड ही निकालना है हमको, क्योंकि सारे आंसर बहुत दूर दूर हैं। 81/2 कि 9 9 जा 81 इंटू 10⁻31 14। तो 31 में से 14 को माइनस कर सकते हैं, तो 11 में से 7, तो ये 7 बचेगा और 2 तो 17 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻17 जूल। इतनी एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, बोलो भाई। अब देखो बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है, ये बच्चों आई है किसमें, जूल में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻�17 बच्चों। ये हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आ जाएगा कितना,
81 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10 की पावर 2। अब इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं हम। तो 81 डिवाइडेड बाई 3.2, तो 81 डिवाइडेड बाई 3.2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाई 3.2, तो लगभग आएगा बच्चों 25.31। तो 25.31 इंटू 10 की पावर 2, तो बच्चों इसको ले सकते हैं 2.531 इंटू 10 की पावर 3। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है उतना ही वोल्ट हम अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज आ जाएगा यहां से 2.531 किलो वोल्ट के बराबर। तो करेक्ट आंसर मुझे तो बच्चों इसका सी दिख रहा है। चेक कर लेते हैं आंसर। एक मिनट बच्चों, शायद कोई गड़बड़ है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा आ गया बेटा, बोलो सी, इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। अब आगे देखते हैं, देखो भाई, और आगे देखो बच्चों क्या है, ढंग से देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन एक्साइट टू फोर्थ ऑर्बिट, ओके, व्हेन इट जंप बैक द एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन द स्पेक्ट्रम। तो देखो बच्चों यहां पे n इक्वस टू कितना है 1, और ये इवेंचुअली n इक्वस टू 4 में चला गया। जब ये यहां से आएगा तो n इक्वस टू 3 के माध्यम से भी आ सकता है, 2 के माध्यम से भी आ सकता है। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन का मतलब है कि कितने डिफरेंट वेवलेंथ ये एमिट करेगा। तो जो आंसर इसका होता है वो कितना होता है बच्चों, Nc2, क्योंकि उसको बच्चों डी एक्साइटेशन तो किसी भी लोअर स्टेट में हो सकता है, तो कोई भी लोअर स्टेट में से एक चूज कर लेगा, एक वो खुद है, तो दो चूज करने हैं उसको चारों में से। तो इसका मतलब Nc2, ये आ जाएगा बच्चों कितना 4c2। तो 4c2 लिख लेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इससे ये कट गया, इससे कट गया 2 बार, तो आंसर आ गया 6। इसका भी करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा आ चुका है आपके पास में, डी। चेक कर लेते हैं बेटा, ये रिमोट थोड़ा सा काम नहीं कर रहा अभी। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसमें तो बच्चों ए दिया गया है। एक मिनट वापस देख लेते हैं बच्चों क्या गलती है इसमें। चलिए भाई, तो इसका आंसर तो भाई 6 ही आया है, 3 तो लग नहीं रहा। तो एक मिनट बच्चों, इसको हम अभी 6 करते हैं, हो सकता है इसमें कोई करेक्शन हो आंसर में। तो अच्छा है कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 6 होगा। ओके बच्चे, देखते हैं, करेक्शन भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर करेक्शन होगा तो इसका आंसर बच्चों इसकी जगह हो जाएगा कितना, बोलो भाई, डी। आगे बढ़ते हैं। द मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज ऑफ सैचुरेशन इज दिस एंड करंट इज दिस। ओके, द सेम सोर्स इज प्लेस। तो पहले बच्चों सोर्स यहां पे रखा है, और यहां से 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे मान लेते हैं इसका इंटेंसिटी I1 था, तो ये हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई 0.2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों जो सोर्स को आपने 0.6 मीटर की दूरी पर रख दिया, तो अब इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी कितनी, पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई 0.6 का होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चों इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जब आप इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना, 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों कितना, 9। आगे बात समझ में। अब देखो आपको पता है कि करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा बच्चों क्या हो जाएगा कि I1 बाई I2 मतलब पहले करंट डिवाइडेड बाई बाद में करंट। इसका वैल्यू कितना आ गया, बोलो भाई 9, और पहले करंट कितना दिया है 18 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर डिवाइडेड बाई I2। I2 आपको फाइंड करना है बच्चों, सॉरी I2। तो I2 का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा सीधा 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, मतलब ये आ गया बच्चों 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर, तो सैचुरेशन करंट विल बी 2 मिली एम्पियर। एक तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब बच्चों बाकी सब पढ़ लेते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी दिस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बच्चों एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8, कोई चेंज नहीं आएगा। द सैचुरेशन करंट विल बी 6, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, डी। चेक कर लेते हैं भाई इसका डी गिवन है कि नहीं गिवन है। हाँ बच्चों, इसका आंसर डी आपको गिवन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में क्या कहता है, द इमेज ऑफ सन इज फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि हमारे पास में एक पहले लेंस है जिसकी फोकस बच्चों कितनी है 30 सेंटीमीटर। एक बच्चों हमने बाद में ले लिया लेंस,
इसकी फोकस है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। ये हम सब जानते हैं बच्चों कि 1/f इसका वैल्यू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। ये लेंस मेकर फॉर्मूला से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने फोकस को आधा कर दिया तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, आधी बच्चों, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस r/2 हो गई कि नहीं हो गई भाई। लेकिन इसने पूछा क्या है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन दिस केस विल बी इन बोथ केसेस प्लेट इज केप्ट एट फोकल प्लेन एंड नॉर्मल टू द एक्सिस लेंस। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों इस बात पर डिपेंड करेगा, एक मिनट, इमेज ऑफ सन इज फॉर्म्ड ऑफ बाय लेंस ऑन फोकल लेंथ इज दिस ऑन मेटल सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ओके बच्चों, इमेज ऑफ सन इज फॉर्म्ड। तो देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि इमेज ऑफ सन इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ऑन मेटल सरफेस ऑफ फोटोज इलेक्ट्रिक सेल। मतलब जहां पर इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, और सन की इमेज तो कहां पे फॉर्म होती है, फोकस पे, क्योंकि इनफाइनाइट से आएंगे ऐसे। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। तो एक्चुअली बच्चों क्या हो जाएगा कि अब आप ऐसे सोचने की कोशिश करो कि जो एनर्जी इस पर आएगी और जो एनर्जी इस वाले पे आएगी, क्या बच्चों रेडियस को चेंज करने से जो एनर्जी फॉल हो रही होगी, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर सेकंड, वो तो बच्चों सेम टू सेम रहेगी। और अगर एनर्जी पर सेकंड सेम टू सेम है तो फोटो करंट बच्चों दोनों केसेस में भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो मुझे लगता है इसका आंसर बच्चों क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। देख चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में बच्चों एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सी आ रहा है, देखो बच्चों आंसर इसका चेक कर सकते हैं, सी बच्चों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो भाई 13 में कह रहा है द न्यूक्लियस विद मास नंबर इज दिस अल्फा पार्टिकल। तो क्यू वैल्यू जो रिएक्शन है, तो हम सब जानते हैं बच्चों कि जो मान लीजिए ZX 220 ये बना रहा होगा बाई 216 और प्लस हीलियम कौन सा 4, और जो भी क्यू वैल्यू है ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। आगे बात समझ में। और बच्चों ये इनिशियली रेस्ट पे मानते हैं हम एक्स वाले को, अगर ये रेस्ट पर है तो P ऑफ x बराबर हो जाएगा P ऑफ बाई प्लस P ऑफ एच। ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू P ऑफ बाई, मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं क्योंकि अभी साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बच्चों कैसा रहेगा, बोलो भाई, सेम टू सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब बच्चों हम ऐसे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2m। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गई कि नहीं होगी, बोलो भाई। तो सारी क्यू वैल्यू मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपने ky निकाला तो ये आ जाएगा टोटल क्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय द मास, तो ये आ जाएगा ky प्लस, सॉरी अब बच्चों मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर ये मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो देखो बच्चों क्या होगा, अच्छे से देखने की कोशिश करना। ये मास किसका आ गया, के का, सॉरी ये मास किसका आ जाएगा, हीलियम का, प्लस मास किसका आ गया बच्चों, बोलो बाई का। बाई की काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये मास का इनवर्स रेशियो मतलब सामने वाले का मास आएगा, तो मास किसका आ जाएगा, हीलियम का। लेकिन आपको काइनेटिक एनर्जी किसकी फाइंड करनी है, अल्फा पार्टिकल की फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगा क्यू वैल्यू डिवाइडेड बाई मास ऑफ हीलियम एटम प्लस मास ऑफ बाई एटम इंटू मास ऑफ बाई एटम। बच्चों तो इसको बच्चों पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। सबसे पहले क्यू वैल्यू कितनी आ गई बोलो जल्दी से फास्ट इसकी, 5.5। मास ऑफ बाई कितना आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 216 प्लस 4, तो ये बच जाएगा बच्चों 5.5 इंटू 216 डिवाइडेड बाई द 220, तो ये बचेगा अप्रोक्सीमेटेड 5.4। तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन जो क्यू वैल्यू थी उसमें से 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अल्फा पार्टिकल को बच्चों मिल जाएगी। चेक कर सकते हैं आप आंसर। यस बच्चों करेक्ट आंसर इसका बी आ रहा है, अपना आंसर भी बी आ रहा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो 14 में क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल सैंपल, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो देखो हमारे पास में एक P है और एक हमारे पास में क्या है Q, सेम आइडेंटिकल बच्चों पार्टिकल है। मान लेते हैं बच्चों कि इनका T इक्वल टू 0 सबका सेम था, ये टाइम T1 पे है और ये टाइम किस पे है, T2 पे। इसकी एक्टिविटी कितनी है AP और इसकी एक्टिविटी कितनी है AQ। आगे बात समझ में। अच्छा एक ही एटम है, एक ही एटम की T1 टाइम पे
T1 टाइम पे एक्टिविटी कितनी के बने, AP। T2 टाइम पे मान लेता हूं कि एक्टिविटी कितनी के बने, AQ। मतलब ये दो सैंपल थे, मतलब आप ऐसे समझो कि एक ही सैंपल को दो टाइम पर ऑब्जर्व किया गया। मैं फिर से कहता हूं, एक ही सैंपल को दो टाइम पर ऑब्जर्व किया गया। देखो वो कह भी रहा है कि 2 आइडेंटिकल सैंपल, तो मैं तो दोनों को एक ही सैंपल मान लेता हूं। आगे बात समझ में, और उनकी एक्टिविटी अलग अलग है। इसका मतलब दोनों को, अच्छा स्टार्टिंग टाइम भी दोनों का सेम है, लिखा भी है देखो इसमें कहीं, हैविंग सेम मीन लाइफ, एक मिनट, सेम इनिशियल अमाउंट, सेम मटेरियल, इनिशियल अमाउंट भी सबका सेम है, इनिशियल अमाउंट भी सबका सेम है। तो देखो आप ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो इसको कि एक हमारे पास में P है, एक हमारे पास में Q आ गया। ठीक है भाई, अब मान लेते हैं कि T1 टाइम बाद, कितने टाइम बाद, T1 टाइम बाद अगर ये सेम आइडेंटिकल सैंपल था और इसको भी T1 टाइम बाद में देखूंगा, तो देखो सेम आइडेंटिकल सैंपल हैं, सेम नंबर ऑफ एटम है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट थे। मैं कह रहा हूं कि सेम एटम है, सेम सब कुछ है, तो सेम टाइम बाद उनकी एक्टिविटी भी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी डिफरेंट है तो पक्की बात है दोनों का टाइम डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, एक दूसरे से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो एक की एक्टिविटी कितनी है, AP, एक की एक्टिविटी मैंने कितनी ले ली बोलो भाई, AQ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा बच्चों, मैंने कहा कि दोनों का सब कुछ सेम है, तो दोनों की इनिशियल एक्टिविटी भी सही होगी, सेम होगी। तो AP देखो, A बराबर क्या होता है, एक्टिविटी बराबर क्या होता है, A0 इंटू E की पावर माइनस लेमडा इंटू T। तो अगर आप AP लिखेंगे तो AP बराबर आ जाएगा A0 E का पावर माइनस लेमडा इंटू T1, और AQ बराबर आ जाएगा कितना, A0 E का पावर माइनस लेमडा इंटू T2। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा बच्चों, दोनों का मीन लाइफ भी सेम है, दोनों का मीन लाइफ भी कैसा है, सेम। तो लेमडा की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, 1/T। चलो इसको बाद में पुट कर दूंगा। तो दोनों को पहले हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा बच्चों, दोनों को डिवाइड करूंगा तो AP/AQ की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो एक काम करते हैं, इसका तो एक काम नहीं है, समझाने के लिए बनाया था मैंने बस। AP/AQ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं AP/AQ की वैल्यू। आगे बात समझ में, तो यहां से बच्चों आ जाएगा AP/AQ, और इसका वैल्यू आ जाएगा E0 माइनस लेमडा, इसको नीचे से ऊपर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा T1 माइनस का T2। आगे बात समझ में, और लेमडा की वैल्यू बच्चों क्या पुट कर सकता हूं, 1/T। तो AP/AQ इक्वल्स टू E की पावर माइनस 1/T T1 माइनस T2। दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूं बच्चों, तो ये दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ln AP/AQ बराबर हो जाएगा 1/T T1 माइनस T2, विद माइनस साइन ले आ जाएगा बच्चों। माइनस साइन को आप इधर भेज दीजिए, तो T1 माइनस T2, दोनों की एज में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। ये आ जाएगा T ln AQ/AP के बराबर। चेक कर लेते हैं कोई ऐसा आंसर है क्या। P इज ओल्डर, एक मिनट बच्चों, P बड़ा है, P बड़ा है तो T1 बड़ा होगा, P बड़ा है तो T1 बड़ा होगा, T1 माइनस T2 सही निकला है। T ln AQ/AP, चेक करो, T ln AQ/AP, T ln AQ/AP। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, B। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं बच्चों, B बच्चों आंसर मैच करता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखो बेटा। तो बच्चों देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन, ये भी बच्चों बिल्कुल इसी की तरह बेस्ड है क्वेश्चन, जो कि रेडियो एक्टिविटी पर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ आप लोगों ने, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एटम हैविंग मीन लाइफ 10 डेज। तो इसका बच्चों जो मीन लाइफ है उसका वैल्यू कितना दिया है, 10 डेज। तो मीन लाइफ से अपन लेमडा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि 1 लेमडा की वैल्यू होती है 1 मीन लाइफ। तो यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 बच्चों। समझ में आ गया। अब ये देखो क्या कह रहा है भाई, देखो भाई जल्दी से फास्ट। तो ये पूछ रहा है द डिके ड्यूरिंग 5th डे, कि 5वें दिन कितना फ्रैक्शन ऑफ डिके हुआ। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए, मतलब 0 से लेकर के 5 तक। तो यहां पे जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n0 e का पावर माइनस लेमडा इंटू 5। फिर आप निकाल लीजिए n का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक। तो ये आ जाएगा n बराबर n0 e का पावर माइनस लेमडा इंटू 4। तो ये बच्चों वो वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, N2 वाले न्यूक्लियाई वो होंगे जो 4 दिन के बाद बचे होंगे, और ये वो न्यूक्लियाई होंगे जो 5 दिन के बाद बचे होंगे। तो 5वें दिन कितने डिसइंटीग्रेट हुए, तो 5वें दिन कितने डिसइंटीग्रेट हुए बच्चों, वो इन दोनों का माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे बोलो भाई। तो अब हमको फाइंड करना है N2 माइनस N1।
तो n2 माइनस n1 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा n नॉट इंटू ई का पावर -4 लैम्डा ई का पावर -5 लैम्डा। ये आ गया कि नहीं आ गया? और चूंकि आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो n नॉट से इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये आ जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल्स टू ई का पावर 4 लैम्डा माइनस ई का पावर 5 लैम्डा। ये आ गया कि नहीं आ गया भाई? अब लैम्डा का बच्चों वैल्यू रख दो इसमें, तो लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तो ई का पावर माइनस लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा कितना 1/10 4/10 माइनस ई का पावर आ जाएगा माइनस का 1/2 बच्चों। इसको और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल्स टू ई का पावर -2/5 माइनस ई का पावर माइनस का 1/2। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसकी वैल्यू बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे ई की वैल्यू 0.27 डाल के तो ये आंसर आता है 0.0637, अप्रोक्सीमेटेड हो जाएगा 0.064 के आसपास। यू कैन चेक द आंसर। तो बच्चों ऐसे केस इसके हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है ये, द एन एटम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट एन अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड। तो इसका बच्चों जो डिसइंटीग्रेशन रेट है dn/dt, इसका वैल्यू इन्होंने स्मॉल एन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? लैम्डा इंटू एन नॉट के बराबर। और एन नॉट वो होते हैं जो t=0 जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंड के रहते हैं, और अंड के न्यूक्लियाई की संख्या इसने कितनी दी हुई है? कैपिटल एन। तो इसका वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू एन। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आ गया स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। और ये हम सब जानते हैं बच्चों कि टी हाफ की वैल्यू होती है कितनी बेटा? ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ln2 कितना आ जाएगा बच्चों बोलो? 0.6932 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू आ गया स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.6932 कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। तो बच्चों करेक्ट आंसर इसका भी मेरे समझ में डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो बच्चों 17 में क्या कह रहे हैं, अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल हैव मास m, द डिके कांस्टेंट इज लैम्डा। तो उसका मास m है और डिके कांस्टेंट कितना है? लैम्डा। मॉलिक्यूलर वेट m, तो एवोगाड्रो नंबर इज n, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिविटी। तो आप बच्चों जानते हैं कि n की वैल्यू किसके बराबर होती है? n नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। और जो एक्टिविटी होती है उसको हम dn/dt के नाम से जानते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन a। तो यहां से बच्चों इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। तो इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों माइनस लैम्डा n नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। तो बच्चों अगर आपने एक्टिविटी देखा a, तो ये वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा n नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी। माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्टिविटी की वैल्यू घटेगी। अगर आप इनिशियल एक्टिविटी की यहां से बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे बच्चों बोलो? इनिशियल एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू एन नॉट। अब एन नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे t=0 पर, तो नंबर ऑफ एटम, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए t=0 पे पहले बच्चों पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना है इसका बच्चों बोलो? m डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये कैपिटल M आ गया कि नहीं आ गया? तो एन नॉट बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? एक मोल में एवोगाड्रो के नंबर ऑफ एटम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इतने मोल में टोटल एटम कितने हो जाएंगे बच्चों बोलो? इसको स्मॉल m इंटू कैपिटल एन ए डिवाइडेड बाई कैपिटल M कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहां से बच्चों इसकी वैल्यू उठा के आप यहां पर डाल सकते हो। तो इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट, इसका वैल्यू आ जाएगा लैम्डा स्मॉल m n a डिवाइडेड बाई कैपिटल M। चेक करो बच्चों, लैम्डा स्मॉल m n a डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा मिल जाएगा हमको? सी मिल जाएगा। देख लेते हैं करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो भाई क्या कह रहा है, द अल्फा डिके ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अल्फा डिके हो रहा है तो एक्स जेड ए, एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा कितना बच्चों बोलो? हीलियम-24 प्लस कोई इसका डॉटर न्यूक्लियाई होगा Z-2 A-4। द क्यू वैल्यू ऑफ, तो इसकी क्यू वैल्यू प्लस बच्चों कुछ क्यू वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? और हमने क्वेश्चन में अभी भी डिस्कस किया था कि जो भी क्यू वैल्यू बच्चा होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बच्चों बाई, इसकी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है कि नहीं होती है? और मोमेंटम कंजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी कि नहीं होगी बोलो भाई? तो यहां से बच्चों अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम पार्टिकल निकालते हैं,
ऐसा बच्चों हम एक और क्वेश्चन में कर चुके हैं, आई थिंक 12 या 13 में एक हमने और किया है कि नहीं किया है इसको। तो इसकी वैल्यू आ जाती आई थी निकल करके a-4 डिवाइडेड बाई a इंटू क्यू वैल्यू। तो देखते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है 48 इक्वल्स टू a-4 डिवाइडेड बाई a और क्यू वैल्यू कितनी है 50 बच्चों। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, इसको आप नीचे ले जाइए तो 48/50 ये बचेगा 24/25 इक्वल्स टू a-4 डिवाइडेड बाई a। तो ये बचेगा 24a इक्वल्स टू 25a माइनस का 100। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो a का वैल्यू बच्चों यहां से सीधा सीधा 100 निकल के आ चुका है। a का वैल्यू बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a का वैल्यू कितना आ चुका है 100। तो ये बच्चों का आंसर हो गया कि नहीं हो गया, देखो जल्दी से फास्ट बेटा। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर बी होना चाहिए, करेक्ट आंसर भी बी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या कह रहा है इसमें, A proton singly ionized atom are possessing this in another same time with velocity v। सबकी वेलोसिटी कैसी है बोलो भाई सेम। तो सेम वेलोसिटी ऐसे है देखो बच्चों, इस सबकी वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे देखो बच्चों कि जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर गया होगा कि गया होगा। ये सबकी वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई बच्चों, बोलो क्या आ गई वेलोसिटी। तो अगर आप प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन बच्चों आधा सर्कल ऐसे बनाया, तो इसका रेडियस बच्चों यहां पे होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया रेडियस किसका बच्चों बोलो प्रोटॉन का। आगे बात समझ में। और रेडियस ऑफ प्रोटॉन अगर हम लिखेंगे, चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है उसकी वैल्यू होती है कितनी बच्चों बोलो mv/qv। लेकिन यहां पे m किसका आएगा प्रोटॉन का, वेलोसिटी सबकी सेम है। और अगर चार्ज की बात करेंगे तो यह जाएगा m ऑफ p वेलोसिटी, चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है e के बराबर इंटू v। तो ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बच्चों आ गई। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, अब जो देखो क्या कह रहा है, प्रोटॉन एंड सिंगली आयोनाइज्ड एटम। देखो यहां पे बच्चों गौर कीजिएगा, ये सिंगली आयोनाइज्ड एटम है, मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन ही आपने उससे बाहर निकाला है। तो अगर सिंगली आयोनाइज्ड है, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही इस पर चार्ज आया होगा, क्योंकि चार्ज या तो एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव चार्ज बना क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो ये इस पर जो चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग ही आएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इन पे इस पे भी चार्ज कितना होगा ई के बराबर होगा, और इस पे भी चार्ज कितना होगा ई के बराबर होगा। अब मैं बच्चों यूरेनियम 235 की बात कर लेता हूं। तो बच्चों देखो ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये सर्कल हुआ यूरेनियम 235 का, आगे बात समझ में। और यहां पे सेंटर किसका होगा बोलो जल्दी से फास्ट इसका। तो ये बच्चों जो रेडियस आ गई, ये आर आ गई किसकी 235 की। तो बच्चों अगर आप देखेंगे, अगर आप रेडियस लिखेंगे, रेडियस किसकी लिखेंगे 235, इसका वैल्यू मास कितना होगा इस पे मास कितना है, इसका मास कितना है 235। तो इसका मास लिख सकते हैं 235 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी डिवाइडेड बाई ए इंटू वी, चार्ज इंटू वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा बच्चों, लेकिन जो दूसरी वाली ये वाली है, अब बच्चों देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो बच्चों सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसकी रेडियस थोड़ी बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसका सेंटर ये वाला होगा कि नहीं होगा, देखो जल्दी से फास्ट, आगे बात समझ में। तो बच्चों अब आप एक बात बताओ, ये रेडियस कितनी होगी बोलो जल्दी से फास्ट, ये रेडियस कितनी होगी जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, ये रेडियस कितनी हो जाएगी यूरेनियम R238। इसकी रेडियस भी लिख सकते हैं अपन लोग। तो इसकी रेडियस अगर मैं लिखूंगा यूरेनियम 238, ये आ जाएगा 238 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी के बराबर। अब बच्चों आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो भाई ये रेडियस यहां पे आ गई, इसकी रेडियस यहां पे आ रही है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको मैंने x ले लिया। क्या ले लिया बोलो भाई, x ले लिया। लेकिन आपको तो बच्चों यहां से यहां तक की वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं करनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू। देखो बच्चों अब ढंग से देखने की कोशिश करना। देखो बच्चों ये यहां से देखो बच्चों ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो ये r ऑफ 235 और ये बच्चों यहां से यहां तक भी r ऑफ 235, तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों ये वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है r ऑफ 235, समझने की कोशिश करो। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों बोलो 2r ऑफ 235। इसका मतलब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस निकलेगी, ये जो डिस्टेंस निकलेगी, समझने की कोशिश करना, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस डिस्टेंस।
तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ 235 माइनस रेडियस ऑफ 235 माइनस का x। तो ये वैल्यू आ गया रेडियस ऑफ 235 माइनस का x। ये निकल के आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बच्चों, लेकिन आपको तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो भाई, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास में है कि नहीं है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों, और वो कितनी है? रेडियस 238 के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये इसका सेंटर है। तो ये डिस्टेंस को मैंने डेल्टा एक्स बोला, तो यहां से डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा रेडियस ऑफ 238 माइनस रेडियस ऑफ, सॉरी माइनस, यहां से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो बच्चों माइनस केवल क्या आएगा? एक्स आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू चेप दो इसमें, तो रेडियस ऑफ 235 माइनस, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस रेडियस ऑफ 235 प्लस का क्या बन गया? ये प्लस का क्या बन जाएगा? अच्छा ये बच्चों इस वाली डिस्टेंस को मैंने लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, तो ये डिस्टेंस बनेगी मान लीजिए x1, तो ये x1 होगा, तो ये प्लस x हो गया। अच्छा दोनों की जो रेडियस का डिफरेंस है भाई, इसकी रेडियस यहां तक थी, इसकी रेडियस यहां तक थी, उसको मैंने x बोला है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन चुकी है? x, तो ये आंसर आ गया 2x। इसका मतलब x क्या यहां पे? रेडियस का डिफरेंस, और आपको डेल्टा एक्स फाइंड करना है कि कितना उन दोनों में गैप आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा रेडियस 2 टाइम्स इनटू रेडियस का डिफरेंस। अब बच्चों रेडियस का डिफरेंस में से इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 235 है, 238 है, तो ये बचेगा 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी इंटू ए इंटू बी, और इसकी वैल्यू बच्चों मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी से फर्स्ट चलो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो ये बराबर आ गया 6 इंटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ये बच्चों आंसर होगा। और रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है आपको? 10 mm, तो 6 इंटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना बन जाएगा? 60 mm, तो आंसर होगा इसका 60 mm। तो करेक्ट आंसर बच्चों ए आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? ए। चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है भाई? ए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की हो। तो देखो बच्चों 20 में क्या कह रहा है, तो 20 में देखो बच्चों क्या है, 20 में समझने की कोशिश करते हैं। द एंटीना करंट ऑफ AM ट्रांसमिटेड इन 8 एम्पियर व्हेन कैरी सेंट बाई, ये तो बच्चों मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है जो पीओसी का, और पीओसी हमारे सिलेबस में है नहीं, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक्चुअली में असाइनमेंट है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये अपना सेक्शन 1 था जिसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। अब आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे मल्टीपल क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। इन एक्स-रे ट्यूब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 20 किलोवाट। ओके, टारगेट ए एंड बी आर यूज्ड 1 by 1 फॉर ए द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा। तो के अल्फा का मतलब, के अल्फा का वेवलेंथ बच्चों आ गया, कितना आ गया के अल्फा का वेवलेंथ? 62 पिकोमीटर। फॉर बी द वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा, तो वेवलेंथ ऑफ, ये बच्चों ए की बात हो रही है, और बच्चों बी की बात। एल अल्फा का वेवलेंथ कितना दिया गया इन लोगों ने? 124। कितना दिया है भाई? 124। द एनर्जी ऑफ बी आयन इन वैकेंसी एन। अब बी में अगर एम सीरीज में वैकेंसी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया बच्चों, और मान लीजिए ये इन्फानाइट आ गया। तो ये कह रहा है कि अगर एम सीरीज में वैकेंसी है, मतलब यहां पर वैकेंसी है बच्चों, तो उसकी एनर्जी नॉर्मल से कितने ज्यादा है बच्चों? बोलो 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई बोलो भाई, और इसकी एनर्जी कब बढ़ी होगी भाई? इसमें वैकेंसी आई होगी। वैकेंसी कब आई होगी? जब इसका इलेक्ट्रॉन, जो एम सेल का इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर गया होगा कि नहीं गया होगा इन्फानाइट पे। तो जब एम सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, तो आप समझने की कोशिश करो कि एम सेल का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया होगा तो पक्की बात है तुमने उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी। तो जितनी एनर्जी दी होगी तुमने उसको, उतनी एनर्जी बच्चों एटम की बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो एटम की एनर्जी कितने से बढ़ गई? 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि एम सीरीज से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। तो इसका मतलब बच्चों यहां से यहां पे ले जाने के लिए जो हमने एनर्जी दी है वो एनर्जी कितनी आएगी? 5.5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई कि नहीं आ गई? बोलो जल्दी से फास्ट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला, द लैम्डा मिनिमम इज, तो लैम्डा मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से लैम्डा मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? SC डिवाइडेड बाई A इंटू V के बराबर भाई।
अब बच्चों इसकी जब वैल्यू डालेंगे, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा कुछ दिया हुआ है क्या हमको, एक मिनट बच्चों, HC का वैल्यू सीधा सीधा हम ये वाला यूज कर सकते हैं। HC का वैल्यू अगर मैं सीधा सीधा यूज करूंगा बच्चों, तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, देखो भाई अगर मुझे HC का वैल्यू सीधा सीधा ये यूज करना है तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी सीधी सीधी 12,400 डिवाइडेड बाई एनर्जी। एनर्जी बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 12 किलो वोल्ट का मतलब हो गया 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 12 या 20 है यार, एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, 20 है बच्चों, 12 नहीं, तो ये आएगा 20 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाई 20। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये बन जाएगा बच्चों 1.24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 0.62 एंगस्ट्रॉम, तो ये बन जाएगा 62 पिकोमीटर। आगे बात समझ में। अब बच्चों आप ऐसे देखो, तो ढंग से देखने की कोशिश करना कि जो आपकी मिनिमम वेवलेंथ है वो कितनी है 62 पिकोमीटर, और के अल्फा की ये टारगेट में कितनी आ रही है 62 पिकोमीटर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अच्छा एक मिनट सॉरी बच्चों, इसका मतलब बच्चों वैल्यू ऑफ लैम्डा आ गया कि नहीं आ गया 0.62 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वो तो बच्चों आपने मैच कर लिया, ए बी लिमिट के अल्फा फोटोन। तो एक्चुअल में जो लैम्डा मिनिमम है उसकी वैल्यू और के अल्फा की वैल्यू इक्वल इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसकी एनर्जी के अल्फा वाले फोटोन से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसको बच्चों को अपने साथ में लेकर के बाहर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि उसमें से चूंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है भाई 62 पिकोमीटर का मतलब हुआ, अगर आपने इस फॉर्मूले से देखा होगा कि 20,000 किलोवोल्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी। तो जो फोटोन के अल्फा वाले से निकला उसकी एनर्जी भी 20,000 वोल्ट है, और तुमने जो एनर्जी दी है वो भी 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, तो दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों के अल्फा वाले में के सीरीज में वैकेंसी क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए ताकि वो के सेल को छोड़ के बाहर जाएगा, वो एनर्जी कम से कम उसका जो फोटोन रिलीज हो रहा है उससे तो ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है, और के अल्फा की जो वेवलेंथ होती है वो कम से कम लैम्डा मिनिमम से तो थोड़ी ज्यादा ही होती है। इसका मतलब बच्चों ये वाला आंसर में नहीं होगा। अब बात करते हैं बी इमिट एल फोटोन। अब बी में एल फोटोन इमिट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो बच्चों यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर भेजने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और अगर मान लो मुझे एल सीरीज में वैकेंसी क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मुझे यह निकालना पड़ेगा कि यहां से यहां पे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। आगे बात समझ में, यहां से यहां पे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी और फिर यहां से यहां पे तो बच्चों इतनी देनी पड़ेगी। अब बच्चों ऐसे देखो, एल सीरीज का जो लैम्डा दिया गया है वो 124 दिया गया कि नहीं दिया गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तब बच्चों फोटोन इमिट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो जल्दी से फास्ट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एनर्जी करस्पॉन्डिंग एल अल्फा फोटोन। तो वो कितना आ जाएगा देखो भाई 12,400 डिवाइडेड बाई ये 124 पिकोमीटर है, तो 124 पिकोमीटर का मतलब हो जाएगा 124 पिकोमीटर का मतलब हो जाएगा 124 इंटू 10⁻⁻⁻²। ये आ गया कि नहीं आ गया, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों, सॉरी +2 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। देखो इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, देखो जल्दी से 12,400, तो 12,400 एक मिनट बच्चों कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। यस 124 पिकोमीटर, यस बच्चों, तो 124 पिकोमीटर का मतलब ये हो जाएगा 12,400, ये दिया हुआ है 12,400, और ये आ जाएगा कितना पिकोमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻12, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो आप ऐसे कर लीजिए, इसका लैम्डा आ गया 124 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, राइट। अरे बोलो भाई, इसको लिख सकता हूं मैं 124 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भाई। अच्छा तो इसका मतलब ये आ गया, ये एंगस्ट्रॉम में बदल गया कि नहीं बदल गया, तो 124 इंटू 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम।
तो 124 इंटू 10⁻⁻² होगा बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये देखो भाई, तो ये आ गया 10⁻⁻²। इससे तो ये कट गया कि नहीं कट गया सीधा सीधा, तो ये बच्चों ऊपर जाएगा, सॉरी 10⁻² बचेगा, तो ये बचेगा 10⁻⁴, मतलब 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब आप बच्चों ऐसे सोचो कि यहां से यहां पे जितना फोटोन आया उसकी एनर्जी कितनी आ गई? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे भेजना पड़ेगा तो इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एम सेल का इलेक्ट्रॉन अगर मुझे इन्फानाइट पे भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो भाई, कि पहले यहां से यहां पे पहुंचाने के लिए 10 किलो वोल्ट दी और यहां से यहां पहुंचाने के लिए कितनी दी? 5.5। तो एल सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो एल सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको इन्फानाइट पे पहुंचाना पड़ेगा। तो उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 10 किलो वोल्ट यहां पे, 5.5 यहां पे, तो 15.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करनी पड़ेगी। और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है कि वो एल सेल में वैकेंसी क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि बी वाले में एल फोटोन इमिट होंगे ही होंगे। आगे बात समझ में? डी, द मिनिमम वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे दैट विल इमिटेड बाय 0.8 एंगस्ट्रम। तो अगर मिनिमम वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे दैट विल इमिटेड बाय बी इज 0। देखो मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चों? बोलो, मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है। मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक एक्स, और बी की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों? बोलो, किसकी बात कर रहा है बेटा? बोलो, बी की। आगे बात समझ में? तो अब बी में बच्चों देखो कैसे देखेंगे इस चीज को कि कैसे मिनिमम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं अपन इसकी, कि हमको कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे चाहिए तो या तो एल अल्फा चाहिए या फिर क्या चाहिए बच्चों? बोलो, के अल्फा, मतलब एल सीरीज या के सीरीज चाहिए। एल अल्फा की वेवलेंथ हमको 124 पिकोमीटर गिवन है। आगे बात समझ में? कितनी गिवन है? 124 पिकोमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम वेवलेंथ कितनी आ गई? 62 पिकोमीटर, मतलब 0.62 एंगस्ट्रॉम। तो जितनी भी वेवलेंथ होंगी बच्चों अब वो 0.62 से बड़ी होंगी, और 0.8 एंगस्ट्रम 0.62 एंगस्ट्रम से तो बड़ा है कि नहीं है बच्चों? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ बच्चों 0.8 एंगस्ट्रम हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ए सी डी, बी आंसर में नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, बी आंसर में क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऐसे सोचो कि जितनी एनर्जी के अल्फा फोटोन की है तो के अल्फा फोटोन की जो एनर्जी होगी वो तो बच्चों यहां से यहां तक के करस्पॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। और के अल्फा फोटोन की एनर्जी आ गई 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचो कि के सीरीज में अगर आपको वैकेंसी क्रिएट करनी है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से इनफाइनाइट पे पहुंचाना पड़ेगा, और यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए तो उसको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब के सीरीज में वैकेंसी क्रिएट करने के लिए आपके पास एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो इसलिए बच्चों ऐसा नहीं होगा, और ए ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 चलते हैं बच्चों। तो ये कह रहे हैं कि जेड की वैल्यू को डबल कर दिया तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है। अगर जेड डबल हो गया तो एनर्जी 4 गुना होगी। तो ए गलत हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जल्दी से फास्ट। अब बच्चों बी की बात कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डबल। तो बच्चों जो रेडियस होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होती है। तो अगर जेड की वैल्यू को दोगुना करेंगे तो रेडियस आधी होगी। बी गलत हो गया, ये सही हो गया। और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी जो होती है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होती है बच्चों, तो इसको डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो 22वें का आंसर आएगा सी एंड डी। चेक कर लेते हैं सी एंड डी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 23 में देखो क्या कह रहा है, द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास में ग्राउंड स्टेट में है। ये n=1 हो गया, इसका मान लेते हैं n=2, n=3, n=4, और ऊपर मान लेता हूं मैं n=∞। यहां पे एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हमने आयोनाइज किया। आयोनाइज करने के लिए कितना वेवलेंथ दिया इसको? 975 एंगस्ट्रॉम। तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं? एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन,
एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन जब हम निकालेंगे तो वो हो जाता है HC/, लैम्डा। एच की वैल्यू पुट कर दो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी का वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा कितना आ गया 975 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो एनर्जी आएगी हमारी, ये जो एनर्जी आएगी हमारी बेटा, ये आ जाएगी कितनी 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लगभग आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ये एनर्जी आ गई। अब देखो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट बच्चों यहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और तुमने इसको इतना फोटोन दे दिया। तो हम सब जानते हैं कि अगर 12.75 जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 1 से 4 का होता है। तो इसका मतलब अगर इतना फोटोन तुमने दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के n=4 में पहुंच गया। अब ये बच्चों डी एक्साइट होगा कि नहीं होगा, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। द टोटल नंबर ऑफ लाइन एमिशन इन स्पेक्ट्रम विल बी 6। तो देखो बच्चों अगर वो 4 में पहुंच गया तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइन क्या होती है Nc2, तो हो जाएगा 4c2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर इसकी वैल्यू 6 है बच्चों तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड पे चलते हैं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखो एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 4 करना है आपको, तो थर्ड ऑफ 4 का ही पूछा ना भाई, हाँ तो थर्ड ऑफ 4 का पूछना है बच्चों, तो निकाल लेते हैं। इसकी एनर्जी कितनी है माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 9, माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू 1 और ये 16। इसको सॉल्व करने से बच्चों आप बी आंसर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब एनर्जी छोटा होगा, और एनर्जी छोटा बच्चों यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो जो भी एनर्जी निकल के आया, ये जो भी एनर्जी निकल के आया, अगर आप इसको HC/, लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे, अगली बात समझ में, या फिर आप ऐसे देखें कि यहां से जो भी एनर्जी निकल के आया, अभी तो एंगस्ट्रम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, तो इसको पुट कर देंगे, जो भी यहां से एनर्जी निकल के आएगा 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो यहां से जो भी लैम्डा आएगा वो एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डी। एक मिनट, डी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन एमिशन स्पेक्ट्रम विल बी। अब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब होगा बच्चों, जब एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा होगा। एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा कब होगा, जब 4 से किस में आ जाए, 1 में आ जाए। तो 1 से 4 में जाने के लिए कितनी वेवलेंथ का फोटोन था 975। तो जब यहां से यहां पे आएगा तो एनर्जी इक्वल है, इक्वल एनर्जी का इक्वल फोटोन इमिट होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है। तो इसके तो बच्चों सारे ही ऑप्शन सही आएंगे, आप चेक करके देख सकते हो। चलते हैं बच्चों आगे, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बच्चों इसका आंसर BCD दिया हुआ है, ए आंसर को मेंशन कर लेना, आपको फाइल जो मिलेगी होगी वो करेक्ट होके मिलेगी। इसका आंसर बच्चों ABCD चारों ही होंगे। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस विद स्पीड v इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है MBR निकालना है बच्चों, और निकालना है आपको मैग्नेटिक मोमेंटम, वो होता है EBR/2, एक होता है MBR/2 और एक होता है ABR/2। तो इन सब बातों पर बच्चों हमको क्या करना है, चेक करना है कि किसका आंसर सही होगा और किसका आंसर गलत होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा बच्चों अब तक इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। मैंने पहले भी अभी बताया आपको कि एक तो एंगुलर मोमेंटम है जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है EBR/2, और एक मैग्नेटिक मोमेंटम है तो L की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, MBR। और जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है EBR/2। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम बोलो भाई, एंगुलर मोमेंटम। इसका जो रेशियो आता है बच्चों, ये इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो एक्चुअली में फिक्स होता है, और ये रेशियो जो निकल के आता है उसकी वैल्यू होती है बच्चों, निकाल भी सकते हैं यहां पे, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई EBR/2 और इनटू ये कितना जाता है बच्चों बोलो MBR। तो VR से VR कट गया, तो सिंपल आंसर आ गया E/2m। आपने बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा भी होगा, इस रेशियो को बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये क्या होता है जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो आता है दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ये केवल और केवल बॉडी के चार्ज पे और उसके मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब रेडियस पे कभी डिपेंड नहीं करेगा बच्चों,
स्पीड पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा साहब, चार्ज पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इस तरीके से बच्चों 24 का जो आंसर आ जाना चाहिए वो सी और डी आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, सॉरी बच्चों, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। एक मिनट भाई, हाँ आगे चल रहा है। तो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किसके इंडिपेंडेंट होगा बच्चों? तो हमने क्वेश्चन में पहले डिपेंडेंट देख लिया था, तो ये इंडिपेंडेंट कह रहा है। तो बच्चों किस किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज ई और मास एम पर तो ये डिपेंड कर रहा है। तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा बोलो भाई? रेडियस पर और वेलोसिटी पर बच्चों डिपेंड ये नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ए माना जाएगा और बी माना जाएगा, क्योंकि उसने डिपेंडेंसी नहीं पूछी है, इंडिपेंडेंसी पूछी हुई है। तो हम चेक कर सकते हैं इससे। करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा आ रहा है? ए बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से फास्ट इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लेंगे बच्चों। देखो क्या कहा जा रहा है, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक ऑन दिस, द इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टीए। तो टीए की वैल्यू जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी वैल्यू बच्चों किसके बराबर होती है? कि जो भी फोटोन की एनर्जी आ रही है माइनस उसका वर्क फंक्शन। तो ए वाले का वर्क फंक्शन बच्चों में φ1 मान लेता हूं, ठीक है बच्चों। अब हम बी वाले की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए कहता है कि इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो लैम्डा ए है, और लैम्डा ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? यहां से देखो जल्दी से फर्स्ट, एच अपॉन, सब जानते होंगे, रूट ओवर ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? बोलो टी ए आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे ही बच्चों दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है बच्चों? बोलो टीवी। तो बी वाले के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, टीवी इक्वस टू टी ए माइनस 1.5 इक्वस टू, लेकिन इसके लिए फोटोन कितनी एनर्जी का रहा है? 4.70 का। तो ये हो जाएगा 4.70 माइनस बच्चों इसका वर्क फंक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? φ2 आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? और बच्चों देखो यहां पे क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो एक तो बच्चों रिलेशन हमारा इससे निकल करके आ सकता है। क्या रिलेशन निकल के आ सकता है? देखो आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि टीए की वैल्यू यहां पे दी हुई है 4.25 माइनस φ1, तो इसकी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4.25 माइनस φ1। देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये वाला है, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर मैंने उसकी वैल्यू पुट की φ1 माइनस 1.5 इक्वस टू 4.7 माइनस φ2। अब बच्चों ऐसे देखो 4.25 माइनस 1.5, तो 4.25, या फिर बच्चों आप इसको ऐसे देखेंगे, मैं बच्चों इसको इधर ले जाता हूं, φ1 को इधर ले जाता हूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जाएगा φ1 माइनस φ2। इसको मैं इधर ले जाता हूं, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा बच्चों, देखो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 4.25 माइनस 1.5 माइनस 4.7। क्लियर है सबको बच्चों? तो यहां से बच्चों अगर आप देखेंगे कि भैया φ1 माइनस φ2 का वैल्यू कितना आ चुका है, तो φ1 माइनस φ2 कितना आ जाएगा? पहले 4.25 में से मैंने 4.7 को माइनस कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं बच्चों। 4.70 में से 4.25 को माइनस कर लिया मैंने, ये आ जाएगा 5, 3 तो बचेगा 4, और बच्चों ये बचेगा कितना? 0। तो 0.45, तो 0.45 में 1.5 को ऐड कर लेते हैं, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये जाएगा 1.95, लेकिन बच्चों ये नेगेटिव का आएगा तो ये आएगा माइनस का 1.95। तो यहां से एक रिलेशन मेरे पास में क्या आ गया बच्चों अच्छा सा, कि φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 इसका वैल्यू आ जाता है 1.95। एक तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। दूसरा बच्चों इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, तो ये इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी? तो लैम्डा बी की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा h अपॉन रूट ओवर ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बी की मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी? बी की। और बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी है बच्चों? बोलो टी ए माइनस 1.5। ये हो गया कि नहीं हो गया भाई? अब आपको अच्छे से पता है कि लैम्डा बी जो है वो 2 टाइम्स है लैम्डा 2a का, तो लैम्डा बी को 2 टाइम्स लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ ए के बराबर बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों डिवाइड कर देते हैं, आगे बात समझ में, ताकि इसको सॉल्व कर पाए। देखो भाई, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूं। इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे लैम्डा ए आया, यहां पे लैम्डा 2 लैम्डा ए आया, तो बच्चों ये बन जाएगा कितना? 1/2 इक्वस टू, अब इक्वस टू देखेंगे बच्चों, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी ए माइनस 1.5 तो ऊपर चला जाएगा, तो रूट में जाएगा बच्चों सब कुछ, बाकी सब कट जाएगा। टी ए माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई टी ए, इसका स्क्वायर कर लो बच्चों, तो 1/4 इक्वस टू टी ए माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई टी ए। तो टी ए बराबर आ गया बच्चों 4 टी ए माइनस 6।
तो यहां से 3TA का वैल्यू आ चुका है हमारे पास में कितना बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे तो 6, तो TA का वैल्यू आ चुका है हमारे पास में 2 बच्चों। ये TA का वैल्यू आ गया जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट वाली जो सरफेस थी। अगर हमारे पास में TA का वैल्यू आ चुका है बच्चों, अब TA का वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल देता हूं तो TA का वैल्यू 2 आ गया, तो φ1 का वैल्यू बच्चों सिंपल सा यहां से आ जाएगा, φ1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4.25 -2, तो ये आ चुका है 2.25। तो पहले पूछा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज 2.25, करेक्ट आंसर है बच्चों। TA की वैल्यू 2.00 निकाली, ये भी करेक्ट आंसर आ गया भाई। द वर्क फंक्शन ऑफ बी, अब बी का वर्क फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, तो φ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो भाई जल्दी से फर्स्ट 1.95 प्लस φ1, और φ1 का वैल्यू कितना आ चुका है 2.25। बच्चों इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2.25 प्लस 1.95, 5 5 10, 10 की 0 और 10 2 12 और ये आएगा 4.2। इसका मतलब बच्चों ये भी सही है, तो टीबी भी फाइंड कर लेते हैं। और हम सबको जानते हैं कि टीबी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, TA माइनस 1.5, और TA का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1.5, तो यह आ जाएगा 0.5। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा आएगा बोलो भाई, ABC। आप चेक कर सकते हैं बच्चों इसका आंसर, यस बच्चों इसका करेक्ट आंसर ABC आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 26 में देखो भाई क्या कह रहा है, 26 को देखो देखने की कोशिश करो। द न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल एंड वन नेगेटिव पार्टिकल इन सक्सेशन। देखो बच्चों एक न्यूक्लियस है Z/A, ये सबसे पहले इमिट कर रही है अल्फा पार्टिकल, तो एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, तो एक अगर इससे 2He4 निकल गया तो अब ये बचेगा बच्चों कोई बाई मान लो डॉटर न्यूक्लियाई Z-2 A-4। अब ये बच्चों माइनस बीटा पार्टिकल इमिट कर रही है, तो जब ये माइनस बीटा पार्टिकल इमिट करेगी तो ये बन जाएगा कितना बच्चों बोलो, बाइडेस। और जब ये -1 बीटा पार्टिकल इमिट कर देगी तो ये क्या बन जाएगा, देखो जल्दी से फर्स्ट बच्चों बोलो, Z -2 + 1 तो -1 और A-4 एज इट इज आ गया। अब बच्चों बात करते हैं डॉटर न्यूक्लियाई विच है, तो सबसे पहले न्यूक्लियॉन्स की संख्या निकालते हैं। तो बच्चों देखो ये जो चीज होती है ऊपर वाली, एक मिनट बच्चों, हाँ भाई -1 बीटा 0 अगर निकलेगा इसमें से तो इसका मतलब ये होगा, हाँ तो बच्चों ये तो सही है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो A-4, ए ऑप्शन तो सही है बच्चों एकदम अच्छे तरीके से। अब बच्चों बात कर रहे हैं न्यूक्लियॉन्स, तो 4 वाला गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब बच्चों न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये तो प्रोटॉन हो गए उसके पास में, ये न्यूक्लियंस हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बच्चों कितना आ जाएगा देखो जल्दी से फास्ट भाई, A-4 - Z-1, तो ये आ जाएगा बच्चों A-4 - Z+1, तो यहां से आ चुका है A - Z-3, तो बच्चों सी ऑप्शन भी सही है। और बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचेंगे इसमें, Z-1, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों A एंड C। चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों A एंड C। आगे बढ़ते हैं 27। तो देखो 27 में क्या कह रहा है बच्चों, देखो देखने की कोशिश करो 27 में, द नाइट्रोजन न्यूक्लियस दिस एब्जॉर्ब अ न्यूट्रॉन कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लिथियम न्यूक्लियस अंडर सुटेबल कंडीशन आफ्टर एमिटिंग। तो देखो ऐसे देखने की कोशिश करो 7N40। देखो बच्चों ये लास्ट में क्या बनना है, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, 3 लिथियम 6 इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने निकलने चाहिए बच्चों बोलो, 4 की कमी तो यहां पे आ गई, और यहां पे कितने की कमी आनी है बच्चों बोलो, 8 की। तो जिस वाले आंसर में नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 होंगे और नंबर ऑफ मास नंबर 8 से अगर कम हो रहा होगा तो वो वाला आंसर हो जाएगा इस केस में। पहले में 4 प्रोटॉन, तो 4 प्रोटॉन बन गया बच्चों बोलो 1p1 प्लस 4 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन बच्चों ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, देखो भाई जल्दी से फर्स्ट। तो देखो 4 मास नंबर यहां से गया, 4 यहां से गया, तो मास नंबर कुल कितना कम हो गया 8, और 4 बच्चों प्रोटॉन कम हुए कि नहीं हुए, तो बच्चों ये वाला मैच कर गया, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, बी में कह रहा है 5 प्रोटॉन, तो 5 प्रोटॉन जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से फास्ट, ये तो ए ऑप्शन के लिए हो गया, बी ऑप्शन 5 प्रोटॉन जाएंगे तो 5 1p1 प्लस -1 बीटा पार्टिकल बच्चों, ये एक ही है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो देखो बच्चों 4 गए, लेकिन मास नंबर कितने से कम होगा, 5 से, लेकिन मास नंबर कितने से कम होना चाहिए यहाँ पे 8 से, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया बोलो भाई। अब सी पे आते हैं, 2 अल्फा पार्टिकल एंड 2 गामा पार्टिकल। तो देखो बच्चों सी ऑप्शन में 2 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2He4, और 2 गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल से ना तो मास नंबर कम होता है ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, लेकिन अल्फा पार्टिकल से नंबर ऑफ 2 अल्फा पार्टिकल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कम होंगे 4, मास नंबर कितना कम होगा 8 बच्चों, और इतना ही हमको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी हो गया कि नहीं हो गया। डी पे आते हैं, डी में देखो बच्चों क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो,
कि 1 अल्फा पार्टिकल, 4 प्रोटॉन और +2 नेगेटिव, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कम होंगे, 2 यहां से हुए, 4 यहां से हुए, -2 यहां से, नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 कम होंगे इसमें। मास नंबर कितने से कम होगा, 4 यहां से हुआ, 4 यहां से हुआ, 0 यहां से, तो कितना हो गया बोलो भाई 8। और ये हमको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है बच्चों बोलो? तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो भाई, एसीडी। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, एसीडी। चेक कर सकते हैं आप बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज एसीडी बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो 28 में क्या कह रहा है, MP be the mass of proton, Mn be the mass of neutron, M1 is the mass of nucleus, ये मतलब एक न्यूक्लियस दिया हुआ है बच्चों, और दूसरे का न्यूक्लियस कितना है बच्चों बोलो, मास नंबर कितना दिया हुआ है 40, एक कैल्शियम होगा और एक नियॉन होगा। तो चलें बच्चों देखो आगे जल्दी से फास्ट। अब हमें ये पता करना है कौन सा मास नंबर ज्यादा होता है। तो देखो बच्चों हमको ये अच्छे से पता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बोलो जल्दी से फास्ट भाई। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, देखो जल्दी से फास्ट भाई, स्टेबिलिटी कैल्शियम की ज्यादा होगी किससे बच्चों बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ नियॉन से। अच्छा एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात बच्चों देखो हम इसको कहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों होता क्या है कि जो न्यूक्लियन का, किसका बच्चों बोलो, न्यूक्लियन का अलग अलग मास होता है वो न्यूक्लियस के कंबाइंड मास से ज्यादा होता है, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी आती है कि नहीं आती है। तो अगर आप इस वाले केस में देखेंगे, इस वाले केस में, तो इस वाले केस में सेपरेट मास कितना होगा कि 10 तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गए, +10 मास किसका आ गया बच्चों बोलो, न्यूट्रॉन का आ गया। देखो भाई एक मिनट बच्चों, हाँ एक मिनट भाई। तो ये हो जाएगा देखो बच्चों कितना, 10 मास किसका आ गया बोलो भाई, न्यूट्रॉन का। इस मास की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, इसके इंडिविजुअल मास से, न्यूक्लियस का। इसका इंडिविजुअल मास कितना दिया हुआ है, M1। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो भाई। तो अगर बच्चों ये मास ज्यादा है तो ऐसा ऑप्शन सबसे पहले मैच कर सकते हैं, कौन सा हो गया, देखो डी हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे बच्चों अगर मैं कैल्शियम के लिए लिखूंगा तो 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन +20 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मस्ट बी ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों बोलो, M2 से। इतना कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों देखो हम क्या कह रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कैल्शियम की, क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा बोलो भाई। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो ये आ जाएगा 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन +20 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन -M2, ये तो इंटू C²। ये तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वो कितने हो जाएंगे इसके बोलो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, वो कितने आ जाएंगे 40। ये आ गया कि नहीं आ गया। ये ग्रेटर देन होगा बच्चों किससे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी से। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी कितनी, देखो जल्दी से फास्ट, 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन +10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का क्या आ गया M1 इंटू C² डिवाइडेड बाई इसका कितना है बच्चों बोलो 20। तो 20 से एक बार 20 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया कि नहीं कट गया। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, C² से C² कट गया। जब आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बचेगा कितना, 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन +20 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का M2, ये ग्रेटर देन हो जाएगा कितने से, 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 20 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन -2M1 से। इससे देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, और इसको पूरे को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2M1 इज ग्रेटर देन आ जाएगा बच्चों M2। चेक कर लेंगे, 2M1 इज ग्रेटर देन होना चाहिए, यहां से 2M1 इज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे बच्चों बोलो, M2 से। तो 2M1 ग्रेटर देन होगा किससे बोलो भाई, M2 से। तो ये बच्चों ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसके आंसर, देखो जल्दी से फास्ट बच्चों, COD। तो करेक्ट आंसर इसमें देखो बच्चों कौन से आ रहे हैं, COD। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। द हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई टेंड्स टू हैव लार्जर NY/Z रेशियो। जो भी स्टेबल न्यूक्लियाई होती है बच्चों उसका NY/Z रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। उसका कॉज क्या होता है बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है बोलो भाई, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है
इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या को ज्यादा होना पड़ता है ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रह सके। तो सबसे पहले तो ये ढूंढेंगे। तो बच्चों न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो ऐसा रिपल्सन कुछ होता नहीं है। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी कोई रिपल्सन होता तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाता, इसका मतलब बच्चों सीधा सीधा ये हो जाता कि फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल होती। भाई देखो ऐसे सोचो कि इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है, उसके बीच में भी रिपल्सन लगता, तो उनके कारण से उनका फोर्स नलिफाई हो जाता है एक दूसरे से, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो अब आप ऐसे सोचो कि देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा लगा, रिपल्सिव फोर्स लगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है ताकि उसके रिपल्सिव फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। अब बच्चों इसका ऑप्शन सोचेंगे। पहला देखो जल्दी फर्स्ट, न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, गलत हो गया। न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं हम। न्यूट्रॉन डजंट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्सन, ये सही है। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई रिपल्सन होता बच्चों तो क्या कहते हैं कि इनके रिपल्सन फोर्स को हो सकता है वो बैलेंस कर लेता। डी, कूलम्ब्स फोर्स हैव लॉन्गर रेंज एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, ये भी बात सही है भाई। कूलम्ब्स लॉ की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बच्चों वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो हो सकता है भले ही प्रोटॉन दूर दूर हो, लेकिन ये अपने लगने वाले फोर्स को तो बच्चों इफेक्ट, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को तो बच्चों मतलब इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। देखते हैं इसका आंसर बच्चों क्या दिया गया है, सी और डी बच्चों करेक्ट आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो इसमें 30 क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है। सबसे पहले U30 238 सैंपल ऑफ मास 1.0 ग्राम। तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने एटम होंगे हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बताइए भाई 1 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो आप ऐसे सोचो, इसका मास नंबर कितना है 238, तो 238 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे बोलो जल्दी से फास्ट, 6.023 डिवाइडेड बाई 238 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम आ गए कि नहीं आ गए। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आगे की, जो आपको डिसइंटीग्रेशन रेट है dN/dt, जिसे पढ़े लिखे लोग एक्टिविटी भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 1.24 इंटू 10⁻⁴। और dN/dt की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों बोलो, लैम्डा इंटू n के बराबर। और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है बच्चों ln2 डिवाइडेड बाई t½ और इंटू n, n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 238। तो बच्चों जब आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन यहां से, तो देखो मैं इसको ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं, तो यहां से t½ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो t½ की देखो बच्चों वैल्यू आ जाएगी यहां से, इसको मैं धर ले जाता हूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा ln2, इसकी वैल्यू होती है 0.6932 इंटू ये बन जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई t½ उधर चला गया, ये तो नीचे आ गया 1.24 इंटू 10⁻⁴ और इंटू कितना बचेगा बच्चों 238 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब इन दोनों को बच्चों हम सॉल्व करेंगे इसको, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाता है बच्चों 4.5 इंटू 10⁻⁹। तो इसका बच्चों जो t½ आ जाएगा वो तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। अगले में क्या कह रहे हैं, द एक्टिविटी प्रिपेयर्ड सैंपल। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है बच्चों इनिशियल एक्टिविटी पूछी हुई है, और इनिशियल डिसइंटीग्रेशन रेट बच्चों आपको ये वाली दे रखी है, तो इसका मतलब इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। वो हमको ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन सही है। तो इसके करेक्ट आंसर बच्चों कौन से होंगे, ए एंड डी। चेक कर सकते हैं बच्चों, इसके करेक्ट आंसर आने बच्चों कौन से, ए एंड डी। बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो जल्दी से फास्ट। ओके तो बच्चों ये हमारे वीडियो सॉल्यूशंस थे। ऐसे ही हमने एनएससीपी में हर किसी क्वेश्चन और असाइनमेंट के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाए हैं। कृपया इनको देखते रहें बच्चों। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।